अंधेरी रात, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही धड़कन कानों में गूंजने लगे। सोचिए, अगर ऐसे सन्नाटे में अचानक आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और जब आप दरवाजा खोलें तो वहां कोई न हो, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और एक अनजानी फुसफुसाहट, मैं अभी भी यहां हूं। क्या आप डर गए? डर तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसमें छिपा है रहस्य, मौत और एक आत्मा का अधूरा बदला। यह कहानी सिर्फ आपको डराएगी ही नहीं, बल्कि आपके दिल दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ जाएगी जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। स्वागत है आपका तंत्र पॉडकास्ट पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीती जाती हैं। अगर आप सच्चे हॉरर, रहस्य और अंधविश्वास के पीछे छुपे सच को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी एक कमेंट हमें हिम्मत देती है और हमें और भी गहरी, डरावनी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी शुरू होती है। बिहार के एक सुदूर इलाके में बसा था छोटा सा गांव धनपुर। खेतों से घिरा हुआ, चारों तरफ हरियाली और धान की लहराती बालियां। दिन के समय यह गांव उतना ही शांत और सुंदर दिखता जितना किसी किताब में लिखी हुई तस्वीर। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती, गांव का माहौल बदलने लगता। पगडंडियों पर फैली हुई चुप्पी और कहीं कहीं पेड़ों के पीछे से झांकती अजीब सी परछाइयां किसी अनदेखे रहस्य की ओर इशारा करती। लोग कहते थे कि इस गांव की शांति सिर्फ दिन तक सीमित है। रात आते ही यह गांव एक ऐसे भय के शिकंजे में जकड़ जाता है जिसका नाम तक लेने से लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। ईंटें जगह जगह से टूटी हुई और दीवारों में चौड़ी दरारें। ऐसा लगता था जैसे सदियों से कोई अनदेखा बोझ इस कुएं पर बैठा हो, जिसने इसे धीरे धीरे चटका दिया है। जब हवा तेज चलती तो इन दरारों से ठंडी सांस जैसी लहर बाहर निकलती और गांव वालों की रीढ़ की हड्डी तक को जमा देती। कोई भी इंसान, चाहे कितना भी बहादुर क्यों न हो, रात के समय उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुएं को लेकर तरह तरह की लोक कथाएं मशहूर थीं। कोई कहता रात को इसमें से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, तो कोई दावा करता खिड़की से देखो तो कुएं के पास परछाई खड़ी मिलती है। कई लोगों का कहना था कि ये सिर्फ डर से उपजी बातें हैं, लेकिन सवाल ये था कि अगर ये बातें झूठ होती तो गांव के सबसे मजबूत आदमी भी क्यों उस कुएं के पास जाने से कतराते। धनपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 22 साल। हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। शहर की आधुनिक सोच और विज्ञान के नजरिए से लैस अर्जुन गांव के लोगों की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए आत्मा, भूत, परछाइयां, ये सब सिर्फ कल्पनाएं थीं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। लेकिन गांव लौटते ही उसने महसूस किया कि यहाँ का डर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ लोग रात के अंधेरे में सांस तक रोक कर चलते हैं। अर्जुन का परिवार भी इस डर से अछूता नहीं था। उसकी माँ सरला देवी हर पल पूजा पाठ में लगी रहती। वह मानती थीं कि कुएं में किसी अधूरी आत्मा का साया है। उसके पिता गोपाल यादव, जो गांव के सबसे शांत स्वभाव के आदमी माने जाते थे, रात के समय खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लेते। सबसे ज्यादा अजीब हालत थी उसकी छोटी बहन मीरा की। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसकी आंखों में ऐसा डर बस गया था मानो उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। वह अक्सर कहती, भैया, रात को कुएं से मुझे कोई पुकारता है, और उसकी आवाज सीधे मेरे कान में गूंजती है। उसकी ये बातें अर्जुन को हंसी में उड़ा देती, लेकिन उसके मन के किसी कोने में ये सवाल जरूर उठता कि आखिर एक बच्ची बार बार झूठ क्यों बोलेगी। गांव वालों का व्यवहार और भी अजीब था। बच्चे दिन में कुएं के आसपास खेलते तो थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग उन्हें घर खींच ले जाते। त्योहारों के वक्त भी कुएं के आसपास दिया जलाने से लोग बचते। उनका मानना था कि अगर किसी ने उस कुएं के पास पूजा की रोशनी जलाई तो कुआं क्रोधित होकर किसी की जान ले सकता है। यह अंधविश्वास अर्जुन को हमेशा खटकता। वह सोचता, अगर ये सब सच होता तो गांव अब तक वीरान क्यों नहीं हो गया। लेकिन उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। शहर से लौटने के कुछ ही दिनों में अर्जुन ने नोटिस किया
कि पिछले कुछ महीनों से गांव के लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। कुएं से जुड़ी घटनाएं तेज हो गई थीं। रात के अंधेरे में अचानक तालाब पर बादल उतर आता और उसके बाद चारों तरफ घुप अंधेरा। कुछ लोग बताते कि उन्हें आधी रात को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। एक महिला ने तो कसम खाकर कहा कि उसने कुएं के पास एक लड़की को देखा जिसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और जिसके चेहरे पर इतना दर्द था कि देखते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्जुन को यह सब एक चुनौती लगने लगा। उसकी वैज्ञानिक सोच उसे बार बार कहती कि यह सब मन का वहम है, लेकिन गांव की खामोशी और लोगों की आंखों में बैठा हुआ डर उसके आत्मविश्वास को बार बार झकझोर देता। एक रात उसने तय कर लिया, वह इस रहस्य का अंत करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने गांव से ही कुछ पुराने कैमरे, एक रिकॉर्डिंग मशीन और टॉर्च की व्यवस्था की। अपने मोबाइल में भी आवाज रिकॉर्ड करने का सिस्टम लगाया। उसकी योजना साफ थी, अगर कुएं से कोई आवाज आती है या कोई परछाई दिखाई देती है तो वह सबूत इकट्ठा करेगा और साबित करेगा कि आत्माएं जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि उसकी ये जिज्ञासा सिर्फ एक प्रयोग नहीं बनेगी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव साबित होगी। वह ये भी नहीं जानता था कि कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, बल्कि सचमुच हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। और अगर उस डर की तह में कोई भूली बिसरी आत्मा दबी हो तो उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। अर्जुन ने तय कर लिया था कि अगर उसे इस कुएं की सच्चाई जाननी है तो शुरुआत गांव के सबसे पुराने और अनुभवी लोगों से करनी होगी। उसने धीरे धीरे बुजुर्गों से बात करनी शुरू की। दिन ढलते ही जब गांव के चौपाल पर लोग जमा होते तो अर्जुन चुपचाप उनके पास बैठ जाता और बातें सुनता। कई लोग कहानियां सुनाने से कतराते, लेकिन जब बात कुएं की आती तो उनके चेहरे पर अचानक डर की परछाई उतर जाती। किसी की आंखें फटी फटी सी हो जाती तो कोई होंठ दबाकर चुप हो जाता। तभी एक बुजुर्ग ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, इस कुएं का राज बहुत गहरा है, यहाँ खेल खेल में कोई भी नहीं जाता। 30-35 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने पूरे गांव की रूह तक हिला दी थी। उसके शब्द सुनते ही सन्नाटा और गहरा हो गया, हवा तक जैसे थम गई हो। अर्जुन के कानों में वो नाम पहली बार पड़ा, राधा। राधा गांव की सबसे हंसमुख और चंचल लड़की थी। लोग कहते हैं उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसी कुएं में उसकी लाश मिली। किसी को समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे गिरी। उस रात गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कहा जाता है कि जब राधा कुएं में गिरी तो पानी से सिर्फ छींटे नहीं उठे थे, बल्कि चारों तरफ ऐसी बदबू फैल गई थी कि लोग घरों से बाहर निकलकर भी सांस नहीं ले पाए। पानी में बुलबुले उठते रहे, जैसे कोई जिंदा इंसान अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। और अगले ही दिन से गांव के लोग उस कुएं से दूर रहने लगे। उस हादसे के बाद कभी किसी ने उस कुएं का पानी तक इस्तेमाल नहीं किया। बुजुर्गों ने अर्जुन को और भी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि जिस दिन राधा की मौत हुई उसी दिन गांव के एक प्रभावशाली परिवार ने सब कुछ होते हुए देखा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने सच्चाई नहीं बोली, और तब से उस परिवार के आंगन में कभी चिड़िया तक नहीं उतरी। कहते हैं राधा की आत्मा वहां भटकती रही और आसपास के सारे जीव जंतु भी उस साए से डरकर भाग खड़े हुए। अर्जुन को ये सब सुनकर अजीब लगा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि आज भी गांव वाले दावा करते हैं कि राधा की मौजूदगी अब भी कुएं के आसपास महसूस होती है। अर्जुन को एक दिन कुएं के पास कुछ पुरानी चीजें मिली। मिट्टी के बीच दबा हुआ एक टूटा हुआ झूमर और पानी की सतह पर तैरता हुआ एक पुराना सा गहना। ये सब देखकर उसे राधा की कहानी की सच्चाई पर संदेह होने लगा। क्या ये वही गहना था जो किसी ने राधा को आखिरी बार पहने देखा था? उसका मन विज्ञान और डर के बीच झूलता रहा। उसने वस्तुओं को उठाकर गौर से देखा, लेकिन उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उन चीजों में अब भी किसी की यादें जिंदा हों, जैसे किसी की चीखें उनमें कैद हों। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी अम्बा कहते थे, अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में उम्र की झुर्रियों से भी गहरी कहानियां छिपी थीं।
उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जो इस कुएं की आत्मा को परेशान करता है वो खुद उसकी परछाई बन जाता है। तू मत उलझ इस जगह से। बहुतों ने कोशिश की, कोई भी चैन से नहीं जी पाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन का गला सूख गया। उसके अंदर का वैज्ञानिक अब भी कह रहा था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की सी बेचैनी जाग उठी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर उजागर करेगा। उसने योजना बनाई कि रात को उपकरणों के साथ कुएं के पास जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने बैग में कैमरा, रिकॉर्डिंग मशीन, आईआर सेंसर और टॉर्च रखी। गांव के मंदिर के पुजारी से एक पुरानी तलवार भी मिली, जिसके बारे में कहा जाता था कि इससे आत्माएं दूर भागती है। अर्जुन ने तलवार को सिर्फ औपचारिकता समझकर लिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि अगर गांव वाले इस पर भरोसा करते हैं तो शायद इसमें कोई ताकत हो। उसने अपना दोस्त दीपक भी इस काम में शामिल किया, लेकिन दीपक शुरू से ही डरा हुआ था। जब अर्जुन ने उसे अपनी योजना बताई तो उसने साफ कहा, पागल हो गया है तू? ये सब मजाक नहीं है। भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। हम गांव वाले बेवजह नहीं डरते। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती दीपक। ये सब हमारे दिमाग के बनाए हुए खेल हैं। आज रात मैं सबूत लाकर साबित कर दूंगा। दोनों के बीच लंबी बहस हुई, लेकिन आखिरकार दीपक भी डरते डरते राजी हो गया कि वह अर्जुन के साथ जाएगा। रात का समय तय हुआ, 12 बजे। गांव की घड़ियां जब धीरे धीरे आधी रात का संकेत देंगी, तब अर्जुन और दीपक कुएं के पास पहुंचेंगे। और जैसे जैसे वो समय करीब आता गया, गांव का माहौल और भी भारी होता गया। आसमान में अचानक बादल छा गए। दूर कहीं से बिजली की चमक दिखी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। गांव की गलियों में अजीब सी नमी और डर फैल गया। जब घड़ी ने 12 बजाए तो दोनों अपने उपकरणों के साथ कुएं की ओर चल पड़े। रास्ते में चारों तरफ घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी धुंध को चीरने में नाकाम थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर गहरा कुहासा फैल गया है। धुंध इतनी गहरी थी कि 2 कदम आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा उनके कानों में सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। दीपक के हाथ कांप रहे थे और अर्जुन का दिल भी तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा, बल्कि अपनी सांसें रोककर देख रहा हो कि क्या होने वाला है। कुआं उनके सामने था, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे किसी गहरी खाई का मुंह। और अर्जुन को महसूस हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अर्जुन और दीपक ने रात के ठीक 12 बजे अपने उपकरणों को सेट कर लिया था। कुएं के चारों ओर फैला हुआ घना अंधेरा मानो किसी दैत्य का मुंह हो, जो धीरे धीरे दोनों को निगल रहा था। अर्जुन ने अपने इंफ्रारेड कैमरे को ऑन किया और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हरी भूरी चमक ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। दीपक हाथ में टॉर्च लिए कांपते हुए खड़ा था। उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और उस चरमराहट के बीच अचानक कुएं से पानी की हल्की छींटें उठने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर गहराई में बैठा पानी से खेल रहा हो या फिर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पहुंची, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दीपक ने झटके से कहा, अर्जुन देख, परछाई। अर्जुन ने कैमरा झुकाकर देखा। कुएं के काले पानी के ऊपर हल्की सी आकृति तैरती दिखाई दी। गीले बाल, सफेद लिबास और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। दीपक की टॉर्च कांपते हाथों में चमक रही थी, लेकिन अगले ही पल अचानक टॉर्च बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन का कैमरा अचानक धुंधला हो गया। स्क्रीन पर केवल रेखाएं और धब्बे दिखने लगे। तभी जमीन से किसी नुकीली चीज को घिसटने की आवाज आई। स्क्रर, मानो लोहे का पंजा पत्थर पर रगड़ा जा रहा हो। दीपक की सांसें तेज हो गईं। अंधेरे में अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, राह ढा। वह आवाज इतनी नजदीक से आई कि अर्जुन के कान में ठंडी हवा सी महसूस हुई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक घबराकर भाग पड़ा। उसके कदम तेजी से मिट्टी पर धड़धड़ाए, लेकिन तभी उसका पैर किसी अज्ञात चीज में उलझ गया और वह जोर से गिरते गिरते बचा।
वह चीखा, लेकिन उसी पल अर्जुन ने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में केवल डर और आतंक था। वह बिना कुछ कहे भाग गया, अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन अब अकेला था, कुएं के किनारे खड़ा। उसकी टॉर्च ने अचानक एक चमक पकड़ी। पानी की सतह पर कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे झुककर देखने लगा। कुएं की गहराई से ऊपर तैरता हुआ एक छोटा सा रोड़ा दिखा और उसके पास एक अंगूठी अटकी थी। वह अंगूठी सुनहरी थी, पर उस पर जंग और कीचड़ की परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका उठा, मानो किसी ने गहरी सांस छोड़ दी हो। हवा इतनी ठंडी थी कि अर्जुन की उंगलियां सुन्न हो गईं। कुएं का पानी अचानक लहराने लगा, बुलबुले उठने लगे और उस बुलबुलाहट के बीच से एक टूटी फूटी आवाज आई, मां, आपकी बेटी। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने को था। उसकी आंखें फटी रह गईं। पानी की सतह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो कुआं भरकर बाहर आ जाएगा। आवाज और साफ हो गई, दर्द से भरी, सिसकियों से टूटी हुई। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी किसी ठंडी और गीली चीज ने उसकी कोहनी को छुआ। वह स्पर्श इंसान का नहीं था, वह हड्डियों और सड़े हुए मांस जैसा एहसास था। अर्जुन की चीख गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद दीपक डरते डरते वापस लौटा। उसका मन उसे खींचकर फिर उसी जगह ले आया। उसने टॉर्च जलाई तो अर्जुन बेहोश पड़ा था, हाथ में वही अंगूठी कसकर पकड़े हुए। दीपक ने कांपते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तभी आसमान से बादलों को चीरती हुई एक तेज चमकीली किरण गिरी। वह सीधा कुएं पर आकर ठहर गई। दीपक की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि किरण के अंदर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, वही गीले बालों वाली लड़की। दीपक का खून जम गया। उसने अर्जुन को हिलाया, लेकिन वह नहीं उठा। आसमान की बिजली कड़कने लगी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। कुहासे के बीच कुएं का पानी और जोर से लहराने लगा। दीपक ने अपने कांपते हाथों से अर्जुन को घसीटकर कुएं से दूर किया, लेकिन उस दौरान उसकी नजर बार बार उसी चमकीली परछाई पर पड़ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही थी, मानो किसी को पकड़ना चाहती हो। उस रात का मंजर दीपक की आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वह समझ गया था कि यह केवल डर की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि कुएं की इस आत्मा को आखिर क्या चाहिए और क्यों उसने अर्जुन को जिंदा छोड़ दिया। अर्जुन धीरे धीरे होश में आया तो उसे सबसे पहले अपनी हथेली पर एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। उसकी त्वचा पर हल्की सी लहरदार रेखा उभरी हुई थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दबाकर उसे बना दिया हो। उसने हाथ को ध्यान से देखा। यह निशान उसके जीवन में पहले कभी नहीं था। धड़कते दिल के साथ वह गांव के एक बुजुर्ग हरिनारायण बाबा के पास गया। बाबा की आंखें निशान देखते ही चौड़ी हो गईं। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, यह साधारण निशान नहीं है। यह तब बनता है जब कोई आत्मा इंसान को अपना चुन ले। अब तू और वो आत्मा एक दूसरे से बंध गए हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आने लगा था कि कुएं की आत्मा अब सिर्फ किसी डरावनी परछाई नहीं रह गई, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। इसी बीच उसकी छोटी बहन मीरा का व्यवहार अचानक बदल गया। वह अब पहले जैसी भोली सी लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, भैया, मैंने भी राधा को देखा है। हर रात उसकी आवाज सुनाई देती है, वह मुझे बुलाती है। अर्जुन हिल गया। उसे लगा कि आत्मा सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि उसकी बहन से भी जुड़ चुकी है। मीरा ने रोते हुए बताया कि राधा कुएं के पास खड़ी थी। उसके गीले बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसने मीरा का नाम लेकर पुकारा था। अर्जुन के लिए यह अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। धीरे धीरे रहस्य की परतें खुलने लगीं। गांव के बुजुर्गों और पुराने दस्तावेजों से अर्जुन को सच्चाई पता चली कि राधा की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। उसे जानबूझकर कुएं में धकेला गया था। वजह थी उस समय का गांव का सबसे ताकतवर आदमी मंडल साहब। राधा किसी सच्चाई को उजागर करने वाली थी जो मंडल साहब की इज्जत मिटा सकती थी।
अपनी हैसियत और शक्ति बचाने के लिए उसने राधा को मौत के हवाले कर दिया और फिर दस्तावेजों में उसे साधारण दुर्घटना बताकर केस बंद कर दिया। अर्जुन का खून खौल गया। उसने सबूत ढूंढना शुरू किया। कुएं से मिली अंगूठी, कुछ पुराने रजिस्टर और एक धुंधला सा चित्र जिसमें राधा मुस्कुरा रही थी और पीछे खड़ा मंडल साहब उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। सबूत मजबूत थे। अर्जुन ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया। वह सबके सामने मंडल साहब का सच उजागर करना चाहता था। लेकिन जब सभा शुरू हुई और अर्जुन बोल ही रहा था, अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब तक लोग दिए जलाते अर्जुन के सारे सबूत गायब हो चुके थे। सभा में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अर्जुन का साथ देने लगे तो कुछ कहने लगे कि वह सिर्फ डर फैलाना चाहता है। मंडल साहब के आदमी भीड़ में थे और वे हंस रहे थे। अर्जुन टूटा नहीं। उसे लगा कि आत्मा की मदद से वह और सच्चाई खोज सकता है। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बहन मीरा अचानक गायब हो गई। घर वाले चीखते चिल्लाते रह गए। केवल उसके कमरे में उसकी भीगी हुई शर्ट और एक झुमका मिला जिसे वह कभी उतारती नहीं थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ बाप विलाप करने लगे। गांव में हाहाकार मच गया कि कुएं की आत्मा ने अब मीरा को ले लिया है। अर्जुन टूट चुका था। उसने कुएं के पास जाकर पुकारा, तू मुझसे क्या चाहती है? मीरा को लौटा दे। लेकिन कुएं से सिर्फ सिसकियों और पानी के बुलबुले की आवाज आई। वह आवाज कह रही थी, न्याय अभी अधूरा है। अर्जुन को समझ आ गया कि आत्मा केवल सच्चाई उजागर करने से शांत नहीं होगी। उसके पास और भी अधूरी बातें थीं और अब उसने मीरा को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब अर्जुन को पता चला कि आत्मा उसे गांव से दूर भेजना चाहती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा, जब आत्मा इंसान को चुनती है तो वह उसका उपयोग करती है। तू अगर यहां रहा तो और बलिदान होंगे। आत्मा अपना अधूरा कर्म पूरा करने तक चैन से नहीं बैठेगी। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह आत्मा के आदेश को मानकर गांव छोड़ देगा या फिर अपनी बहन को बचाने और राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मौत से भी लड़ाई लड़ेगा। उस रात जब आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली लगातार कड़क रही थी, अर्जुन ने कसम खाई कि चाहे जान जाए वह इस खेल को खत्म करके ही रहेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि असली डरावना सच अब भी बाकी है और मीरा की गुमशुदगी सिर्फ एक शुरुआत है। अर्जुन अब टूटने की हालत में था, लेकिन उसने खुद को संभाला। बहन मीरा की गुमशुदगी, गांव का आतंक और आत्मा की पुकार, सब कुछ उसके दिल दिमाग में बार बार गूंज रहा था। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया कि चाहे जान क्यों न चली जाए, वह इस खेल को खत्म करेगा। रात ढल चुकी थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। गांव के लोग डरे हुए अपने घरों में दुबके थे। लेकिन जब अर्जुन ने घोषणा की कि वह आज रात फिर से कुएं के पास जाएगा और अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगा, तो धीरे धीरे लोग भी बाहर निकल आए। डर सबके दिलों में था, लेकिन अर्जुन का साहस उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। और फिर पूरा गांव उसके साथ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही वातावरण और भी अजीब लगने लगा। हवा में ठंडक थी, लेकिन साथ ही उसमें सीलन और सड़न की गंध भी थी। कुएं के अंदर से पानी के बहने की गूंजती हुई आवाज आ रही थी और कभी कभी ऐसा लगता मानो कोई रोशनी भीतर से चमककर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने दिल मजबूत किया। उसने कहा, राधा, अगर तू सच में चाहती है कि तेरी आत्मा को शांति मिले तो मुझसे सामने आ, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। उसकी आवाज गूंजकर कुएं के अंदर खो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पानी में लहरें उठीं और उसमें से दर्द भरी आवाज निकली, न्याय, न्याय। गांव वाले डर कर पीछे हटने लगे। मंडल साहब, जो खुद वहां आ पहुंचे थे, भीड़ के बीच से गरज कर बोले, ये सब झूठ है। ये लड़का गांव को बरगला रहा है। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। ये मेरी इज्जत मिटाने की चाल है। लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग और एक बूढ़ा पुजारी आगे आए। उनके हाथों में पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड थे। उन्होंने सबके सामने खुलासा किया कि राधा की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। कागजों में साफ लिखा था कि मंडल साहब ने दबाव डालकर उस घटना को दबा दिया था। गांव में हंगामा मच गया।
लोग मंडल साहब के खिलाफ हो गए। पुलिस जिसे बुलाया गया था वहां पहुंच गई और मंडल साहब को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मंडल साहब की आंखों में डर झलक रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने गुस्से और डर में चिल्लाकर कहा, यह सब बकवास है, कोई आत्मा नहीं होती। लेकिन तभी कुएं से अचानक एक तेज हवा का झोंका उठा और सबने देखा कि पानी के ऊपर एक धुंधली सी परछाई उभर रही है, गीले बालों वाली लड़की की। भीड़ चीख पड़ी। मंडल साहब वहीं बेहोश होकर गिर गए। उसी पल कुएं से आवाज आई, मीरा। और फिर पानी की सतह पर किसी की परछाई हिलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। अर्जुन दौड़कर कुएं के पास पहुंचा और जोर से पुकारा, मीरा, बाहर आ जा। कुछ क्षणों बाद मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे ऊपर धकेला हो, मीरा कुएं से बाहर आई। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी चोट का निशान नहीं था। वह बेहद थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसा आतंक था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। माँ बाप दौड़कर उसे गले लगा लिया। पूरा गांव रोने और चीखने लगा, मानो एक साथ डर और राहत सब बाहर निकल आए हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे आत्मा से वादा कर रहा हो। उसने कहा, राधा, अब तुझे न्याय मिल चुका है, अब तू शांति से जा। कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया। हवा थम गई, पानी की हलचल रुक गई। सबको लगा कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहां एक छोटा सा स्मारक बनाया गया और राधा की याद में हर साल गांव में दीप जलाए जाएंगे। जो सबूत अर्जुन ने जुटाए थे उन्हें सुरक्षित रखकर संग्रहालय में जमा कर दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस सच को जान सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हफ्तों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया था, अर्जुन ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखना शुरू किया। उसने पूरी घटना को शब्दों में उतार दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि डर और रहस्य के पीछे हमेशा कोई सच्चाई छिपी होती है। किताब पूरी करने के बाद एक रात वह अपने कमरे में लौटा। बाहर हल्की हवा बह रही थी। उसने दीप बुझाया और बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक दीवार पर लटका पुराना झूमर हिलने लगा। कमरे में कोई हवा नहीं थी, फिर भी झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना और तभी बहुत धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा दर्द नहीं भूला। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। फिर भी उस आवाज ने साफ कर दिया कि राधा की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। कहानी का अंत इस सवाल पर टिका रहा, क्या आत्मा कभी सच में चैन पा सकेगी, या वह हमेशा अपनी पीड़ा और दर्द के साथ उन लोगों को पुकारती रहेगी जो उसकी कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी और रहस्य से भरी कहानी। लेकिन क्या आपने गौर किया, कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वो फुसफुसाहट, वो परछाइयां, वो अधूरा दर्द अभी भी हवा में तैर रहा है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आत्माएं कभी पूरी तरह से विदा नहीं होती, वो हमारे आसपास ही रहती हैं, बस हमें महसूस करने की देर है। अगर आपको भी कहानी के दौरान कहीं ना कहीं सिहरन सी महसूस हुई हो, तो समझ लीजिए कि आपने उस परछाई को थोड़ा बहुत छू लिया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, तो तंत्र पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस डर का हिस्सा बन सकें। आपकी एक क्लिक हमें और कहानियां ढूंढ कर लाने की ताकत देती है। तो मिलते हैं अगली बार एक और सिहरन पैदा करने वाली दास्तान के साथ। तब तक दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि कौन जानता है अगली दस्तक कहां से आने वाली है।